श्वसन की जो प्रक्रिया है वो सभी लिविंग एनिमल में होने वाली एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्रमिक अपघटन होता है। इसके कारण पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है ना। या दूसरी परिभाषा आप बोल सकते हैं कि श्वसन जो है वो फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, जिसको हम कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं कि ये जो वायु है ना, वो इनर पोर्शन तक पहुंचती है शरीर के, और पोषक पदार्थों के संपर्क में आकर इससे एनर्जी जो है वो निकलती है। CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। और श्वसन जो है वो एक जीव रासायनिक क्रिया है, जिसमें जीव जो है कार्बन, ऑर्गेनिक पदार्थ, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण द्वारा अपेक्षाकृत सरल पदार्थों में उसका अपघटन होता है और ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों कि श्वसन की क्रिया जो है कौन कौन से अंगों में होती है, यहाँ के पर किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है। अब ये देख लीजिए कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है ना, रिब्स की क्या पोजीशन होती है, मसल्स इसमें किस तरह से काम करते हैं, है ना। तो आप देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि रिब्स किस तरह से अटैच्ड है, वर्टिब्री से लगे हुए रिब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। और मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, है ना। और स्पेस भी है एडेड बाय द लोवरिंग ऑफ रिब्स, रिब्स को नीचे करने के लिए एक स्पेस भी दिया हुआ है। नीचे की ओर डायफ्राम है, और कि डायफ्राम जब फ्लैटेंड होता है, ऊपर उठता है, नीचे जाता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टर्नम है ना, थोरेसिक कैविटी है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में हेल्प करता है। ठीक है। और श्वास की या श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित भागों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले है इंस्पिरेशन। इसमें इंस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो है ये एक्टिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस में डायफ्राम के जो रेडियल मसल्स हैं वो संकुचित होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे डायफ्राम जब फैल जाता है या तन जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं उसमें भी ये एक्टिविटी जो है वो होती है। इसके कारण जो रिब्स हैं वो थोड़ी सी ऊपर उठकर थोड़ी बाहर की ओर फैलती हैं, और स्टर्नम कुछ बाहर की ओर फैलता या उठता है। तो जो थोरेसिक कैविटी होती है, जिसे हम वक्ष गुहिका बोलते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है ना। अब जो वक्ष कैविटी का या थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फेफड़ों के अंदर में वायु जो है वो अंदर एंटर कर लेगी, है ना। मतलब वायु दाब वहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। तो 1 mm Hg जो है वो कम हो जाता है इसके कारण। और इसके कारण जो वायु अधिक प्रेशर से कम दबाव की और गति करने का जो सिद्धांत है ना, तो वो यहाँ पे लागू होता है। और यहाँ पे आप देख पाते हो कि नोज रेस्पिरेटरी पैसेज से होते हुई एयर जो है वो फेफड़ों में आकर भर जाती है, और बाहरी वातावरण की जो वायु है ना, वो सक्शन मेथड से या सक्शन फोर्स के थ्रू वाटर वेपर्स को ग्रहण करती है या ट्रैकिया में पहुँचती है ना। और ट्रैकिया से ये वायु जो है ब्रोंकियोल, है ना, वहाँ तक पहुँचते हुए रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, है ना, उनसे होते हुए लास्ट की वो एल्वियोलाई में पहुँचती है, जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है एल्वियोलाई में, है ना। और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए ऑक्सीजन तो ज़रूरी होता ही है। तो यहाँ पर किस तरह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, आयतन में वृद्धि होती है, तो वायु जो है वो अंदर की ओर एंटर करती है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ बच्चों, आप यहाँ इस डायग्राम को देख करके आप 101% समझ सकते हैं कि कैसे ये सारा जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। डायाफ्राम, है ना, डायाफ्राम आप देखिए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमिनल वॉल को और थोरेसिक वॉल को दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। सामान्य अवस्था में ये जो है डंबल शेप्ड संरचना है। डायाफ्राम फ्रेनिक जो नर्व है उसके थ्रू
जो फ्रेनिक नर्व है वो उसके अंदर में इनर्वेटेड होती है ना। और डायाफ्राम पर रेडियल मसल जो है वो अरेंज रहती है। तो डायाफ्राम का एक मेन रोल है, डायाफ्राम ही अप और डाउन पोजीशन में आता है, तभी एयर अंदर एंटर करती है और बाहर जाती है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से बच्चों डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, देखिए कि डायाफ्राम जो है जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, और लोवर्ड हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो लंग्स जो है वो कैसा हो रहा है, एक्सपेंडेड हो रहा है, फूल रहा है, तो एयर जो है वो अंदर की ओर आ रही है। और प्लूरल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, लंग्स की जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है ना उसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और रिब्स जो है वो क्या हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ रहा है ना, रिब्स का जो आकृति है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब रिब्स जो है नीचे की ओर जा रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स्ड हो रहा है, डायाफ्राम रिलैक्स्ड हुआ तो एयर जो है वो बाहर की ओर निकल जाएगी, है ना। एयर डाउन हो रही है, एक आपको डायग्राम में देख पा रहे हो, और दूसरे डायग्राम में एयर जो है वो क्या हो रही है बच्चों, बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है, तो लंग्स जो है रिटर्न टू ओरिजिनल वॉल्यूम, और लंग्स अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जा रहा है ना। तो आप ध्यान से देखिए, बैकबोन यहाँ से लगी हुई है, डायाफ्राम जो है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स्ड होता है, और ये दोनों ही प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पोजीशन ए में आप देख पा रहे हो कि डायाफ्राम जो है वो एक्टिव इंस्पिरेशन कर रहा है, और पोजीशन 2 जिसको हम बी बोल रहे हैं उसमें आप देख रहे हो कि डायाफ्राम ड्यूरिंग द पेसिव इनहेलेशन एक्सपीरेशन। ठीक है, तो वो इस प्रक्रिया को यहाँ पे हम संपन्न करता हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो और जो दो रिब्स हैं उनके बीच में दो प्रमुख जो ऑब्लिक मसल है वो अरेंज है। दोनों मसल्स का नाम है इंटरकोस्टल मसल। पहला इंटरकोस्टल मसल जिसका पीछे वाला सिरा पिछली जो रिब्स है ना, पर बाहर की ओर, तथा आगे वाला सिरा जो है वो आगे की रिब्स पर अंदर की ओर लगा रहता है। ठीक है, और बाहर वाले जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करते हैं, आगे वाली जो रिब्स है ना उसके वेंट्रल साइड से पिछली रिब्स के डोर्सल भाग से रिलेटेड रहता है। ठीक है, याद रखिए।